हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न एंड फन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का है रिवीजन सीरीज़ लेके आई हूँ, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़। इसमें आपको मैंने कुछ फुल फॉर्म्स और इसमें मेंशन किए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ फुल फॉर्म्स का और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स वगैरह जिससे क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपको शेयर किए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी देख लीजिए। आज ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, कल के एग्ज़ाम के लिए जो एमसीक्यू वाले हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प होने वाला है। ठीक है, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं आपको मिल जाएंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं कि आप देखेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव सब्जेक्ट में इतनी सारी डेट्स फुल फॉर्म्स हैं बहुत सारी कि बहुत ज़्यादा आई हैं जो बहुत सारी याद करने में प्रॉब्लम हो रही होंगी आपको। तो मैंने कोशिश की है कि आप अच्छे से उन्हें याद कर लें। इस वीडियो में आपके लिए दे दी है मैंने, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी है NIOH, जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म NIOH की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, ओ से ऑर्थोपेडिकली, एच से हैंडीकैप्ड। तो ये कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, आप साथ ही साथ मेरे साथ भी याद करने की कोशिश कीजिए कि ताकि आपको साथ ही साथ याद हो जाए लेटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो CSAN, सी से चाइल्ड, एस से स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो इसका CSAN का होगा चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, NIMH, एन से मानसिक विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जो कि कहाँ है, सिकंदराबाद में है। तो इसमें इस तरह से हो सकता है, नेशनल इम्पेयर्ड मेंटल हैंडीकैप्ड। इंग्लिश में मैं श्योर नहीं हूँ तो हिंदी में ये मैंने दे रखी है आपके लिए, मानसिक विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जो कि कहाँ है, सिकंदराबाद में। ठीक है, हाँ इंग्लिश में ये रही नीचे है आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए इंग्लिश में नीचे ये रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, एम से मेंटली, एच से हैंडीकैप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ISLRTC। ISLRTC ये कहाँ है, हमारा दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी हमारी फुल फॉर्म है, आई से इंडियन, एस से साइन, एल से लैंग्वेज, आर से रिसर्च, टी से ट्रेनिंग, सी से सेंटर। तो क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ है वो, दिल्ली में है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं इसे, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। ठीक, नेक्स्ट हमारा मानसिक मंदता की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, डुल ने दी। किसने दी मानसिक मंदता परिभाषा, डुल। मानसिक मंदता परिभाषा डुल ने दी। ठीक है, विकलांग बच्चों को दिव्यांग नाम कब दिया गया, कब दिया गया, 2016 में। और किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, 2016 में उनकी सरकार थी बीजेपी की और अभी भी है। कब दिया गया दिव्यांग नाम, 2016, दिव्यांग 2016। ठीक है, नाम। असामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति कितनी फीट की दूरी तक देख सकता है, तो वो हमारा क्या है, 200 फीट तक। सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 200 फीट की दूरी तक साफ साफ देख सकता है। कितनी, 200 फीट। सामान्य व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है, 200 फीट। ठीक है, तो मैं कोशिश करी 2-3 बार रिपीट करके कि ताकि आपको वन लाइनर्स जो हैं ये तुरंत ही आपको याद हो जाएं। तो जो क्वेश्चंस आंसर वगैरह क्वेश्चंस हैं जो वन MCQ बेस्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कहीं से भी किसी भी लाइन से फॉर्म हो सकते हैं। इतना सारा मटेरियल है इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ आपको तुरंत के तुरंत आ जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। ठीक है, तो आप लोग बुक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कुछ मेरे से हो पाया मैंने आपको दे के लिए अवेलेबल करवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। श्रवण बाधित को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। तो बहुत सारी ब्रिटिश साइन लैंग्वेज वगैरह भी हैं लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है श्रवण बाधित को पढ़ाने के लिए, जो सुन नहीं सकते हैं, जो साइन वगैरह यूज किया जाता है ना।
साइन लैंग्वेज वगैरह देखते हैं आप, टीवी वगैरह में न्यूज़ देखते होंगे, वहाँ पे साइन लैंग्वेज क्या है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, वो इटार्ड थे। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड, ठीक है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, ये डेफिनेशन किसकी है, क्रुकशेंक की। किसकी, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा, क्रुकशेंक, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा है वो संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, उनको सभी के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि, योजना विधि। प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो विधि होती है वो कौन सी, योजना विधि। तो इस तरह से क्वेश्चंस बना के पूछ लेंगे और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस में फॉर्म नहीं किया है, टाइम ज़्यादा होने की वजह से, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे वीडियो में 4 ऑप्शंस पढ़ने वगैरह में, तो मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिए, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, योजना विधि, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और श्रवण बाधित को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, इटार्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, यूरोप में। कहाँ हुआ, यूरोप में। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास यूरोप में। विकलांग दिवस 3 दिसंबर कब मनाया जाता है, विकलांग दिवस। आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिए अपने मन में, तो क्या है, आप लोग भी साथ में बोलते रहेंगे तो आपको भी याद रहेगा। विकलांग दिवस कब है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। शिक्षण में शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय, ये जो है ये किसने दिया, आई के डेविस ने। किसने दिया, आई के डेविस ने। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया, आई के डेविस ने। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन विकलांगों के लिए हुआ था, तो उसमें जो है अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में बताया हुआ है, वो आर्टिकल 50। उसमें कितने आर्टिकल है, सॉरी, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में कितने आर्टिकल्स हैं जो हुआ था विकलांगों, उसमें टोटल 50 आर्टिकल्स हैं। तो बताओ 50 आर्टिकल्स आपके लिए याद करना कितना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ कोशिश की है इन आर्टिकल्स के, जो मुझे कुछ लगे वो आपके लिए, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स आगे आ जाते हैं जो मेन बताया इसमें, ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या बता रहा है, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। क्या बताया आर्टिकल 28 में, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। और आर्टिकल इसके कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में दे रखा है, इसमें उद्देश्य वगैरह बता रखे हैं। इसके आर्टिकल 2 में दे रखी हैं परिभाषाएं, सामान्य सिद्धांत या यूनिवर्सल डिजाइन वगैरह बता रखा है, ठीक है। बता रखी है परिभाषाएं और डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन, सॉरी, परिभाषाएं, सामान्य सिद्धांत और यूनिवर्सल डिजाइन। अनुच्छेद 4 से 32 तक में दे रखा है विकलांग व्यक्ति के अधिकारों के बारे में। क्या दे रखा है, 4 से 32 में विकलांग व्यक्ति के अधिकारों के बारे में। व्यक्तिगत गतिशीलता से संबंधित अधिकार बता रखे हैं। और क्या बता रखा है, व्यक्तिगत गतिशीलता से संबंधित अधिकार। और आर्टिकल 26 में दे रखा है हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन। क्या दिया है, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन। एक बार हम 1 to 26 रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। 1 में क्या है, उद्देश्य दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग भी करते रहिए रिवाइज मेरे साथ। और आर्टिकल 2 में दिया हुआ है परिभाषाएं, सामान्य सिद्धांत, यूनिवर्सल डिजाइन, ठीक है। और 4 to 32 में मेन सारी सब चीज़ों के बारे में क्या बता रखा है, वो विकलांग व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हैं, व्यक्तिगत गतिशीलता से संबंधित अधिकार, तो इन सारे अधिकारों के बारे में बताया हुआ है, ठीक। और 26 में देखा है हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन, ठीक है। और 30 और 28, 26 और 28 कर सकते हैं हम, क्या है, पर्याप्त जीवन का स्तर, अधिकार का स्तर का अधिकार, ठीक है। और 33 to 39 दे रखा है सम्मेलन की रिपोर्टिंग। क्या की गई है इसमें, सम्मेलन की रिपोर्टिंग और निगरानी को नियंत्रित करना, ठीक है। सम्मेलन की रिपोर्टिंग करना, इसमें निगरानी को नियंत्रित करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं, विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर समिति, ये सारे 33 to 39 में दिया हुआ, सॉरी। सम्मेलन की रिपोर्टिंग के बारे में, निगरानी को नियंत्रित करने के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के बारे में, ठीक है। विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर समिति, इन सब के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 40 to 50 दे रखा है संशोधन, नया तथा अनुसमर्थन के बारे में। 40 to 50 में दे रखा है, क्या दे रखा है, संशोधन तथा अनुसमर्थन। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय नीति में जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति आदि पर ध्यान दिए बिना सभी बच्चों के लिए कॉमन स्कूल प्रणाली खोलने की सिफारिश। जो राष्ट्रीय नीति है उसमें क्या है कि बिना जाति, धर्म और इन सब किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना बच्चों के लिए कॉमन स्कूल खोलने की सिफारिश को किस कमीशन ने की थी, कोठारी कमीशन ने की थी। 1964 और 1966 के बीच का कोठारी कमीशन था, ये तो याद रखिएगा आप, ठीक है।
किसने की थी? जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति बिना भेदभाव के स्कूल खोलने की कोठारी कमीशन ने 1964 टू 1966। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुवर्ती और कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करना। तो नीति के अनुवर्ती और कार्यान्वयन के लिए जो है राष्ट्रीय नीति तैयार करना वो किसमें होता है? POA 1992। क्या? POA 1992। PAO की फुल फॉर्म होगी प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा RCI 1992, जिसकी फुल फॉर्म है RCI की रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर को अधिशेषित करना। ठीक है। अधिनियम राज्यों 18 साल की आयु तक विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें राज्यों को कहा गया है कि 18 साल की आयु तक के विकलांग बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए? तो वो हमारा किसमें बताया गया? PWD 1995। किसमें? PWD 1995, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। ठीक है। इसमें 7 तरह के दिव्यांगों को शामिल किया गया। क्या किया गया? इसमें 7 तरह की डिसेबिलिटी जो दिव्यांग है उनको शामिल किया गया है, उनके बारे में बताया गया इस अधिनियम में PWD 1995 में। ठीक है। कितने दिव्यांग? 7 तरह के। तो इसमें क्या बताया है? 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन रहेगी। आई होप आप लोगों को भी साथ के साथ याद हो रहा होगा। कैसा याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना हर वीडियो पे मेरा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कैसी है वीडियो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप तो वो भी बताइए, वो मैं इंप्रूवमेंट अपनी वीडियो में करूँगी ताकि आपको और से ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आपको कैसी लग रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो आप पूछना चाहिए, तभी आपकी स्टडी बिना कन्फ्यूजन के, बिना किसी डाउट के हो पाएगी। NARC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्टेड चिल्ड्रन। क्या है? नेशनल, N से नेशनल, A से एसोसिएशन, फॉर R से रिटार्टेड, C से चिल्ड्रन। ठीक है। नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्टेड चिल्ड्रन, नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा NARC, ये हमारा जो है कब लागू हुआ था? ये 1950 में अमेरिका में लागू हुआ था। क्या था? नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन। याद रखती ना? कब? 1950। 1950 मतलब क्या है? जब हमारा संविधान भी 1950 में लागू हुआ था ना, तो उसमें क्या है? NARC भी 1950 में आया था। ठीक, अमेरिका। तो जब चीज़ों को कनेक्ट करके याद करते हैं तो आपको इजीली याद हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा PIED। ये क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ये कब आई थी? 1987 में। P से प्रोजेक्ट, I से इंटीग्रेटेड, E से एजुकेशन, D से डिसेबल्ड। ठीक है। तो क्या है? प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, 1987। प्रोजेक्ट फॉर द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, 1987। ठीक है। नेक्स्ट है CWD, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम। NGO, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता होगा लेकिन मैंने फिर भी डाल दी कि जिसको किसी को ना पता हो तो NGO की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा का पशुइन मॉडल। ये क्या कहता है? ठीक है। पूर्ण समावेश मॉडल, इसको और क्या कहते हैं हम? ये जो पुश इन मॉडल, पुश इन मॉडल क्या है? पूर्ण समावेशन मॉडल है। इसमें क्या होता है? जो टीचर एंड स्टूडेंट बोथ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करके टीचर क्या है? एज अ हेल्पर जो है स्टूडेंट की हेल्प करती है। ठीक है। तो पुश इन मॉडल, पूर्ण समावेश मॉडल। समावेशी शिक्षा के मॉडल दो शिक्षण ध्रुवों के एक साथ मिलाया जाता है। इसमें 2 शिक्षण ध्रुवों को, 2 तरह की टीचिंग को एक साथ मिलाया जाता है। 2 ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो है इस तरह से किया जाता है। इसमें क्या है? 2 टीचिंग मेथड को एक साथ मिलाया जाता है। इसमें स्पेशल टीचर और नॉर्मल टीचर को एक साथ रखा जाता है। जो स्पेशल टीचर होता है वो अपने अकॉर्डिंग स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन है उस तरह की मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, नॉर्मल टीचर नॉर्मल की तरह। तो इसको हम क्या कहते हैं? टीम शिक्षण मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल होता है। क्या होता है? टीम टीचिंग मॉडल। ISLRTC में क्या है? I से इंडियन, S से साइन, L से लैंग्वेज, R से रिसर्च, T से ट्रेनिंग। क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है। इट्स ओके, रिवीजन हो रही है आपकी। आगे आ गया इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट है हमारा, इतनी ही है, हम देख लेते हैं।
CRCS क्या है? कंपोसाइट रीजनल सेंटर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। कंपोसाइट रीजनल सेंटर्स कंपोसाइट रीजनल सेंटर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इसकी CRCS की फुल फॉर्म। RCI में संसद द्वारा संशोधन कब किया गया? RCI क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, ठीक है। और तो इसका में कब संशोधन हुआ था? 2000 में। ये आया था 1992 में, इसमें संशोधन 2000 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ MCQs की रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने ये फुल फॉर्म्स देखे हैं, अब हम MCQs की रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको फटाफट रिवीजन करवाती जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई? तो इसका हमारा राष्ट्रीय आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस फॉर्मूले या संरचना पर जोर दिया गया था? तो 10+2+3 ये जो फॉर्मूला है, ये जिसके बेस पर हम स्टडी कर रहे हैं 1 to 10th, जो 2 ईयर होता है हमारा उसका 11-12 का, और जो 3 ईयर है ग्रेजुएशन का, ठीक है। अब जो है ये चेंज हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी ऑप्शन नंबर 1, मई 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस बात पर जोर दिया गया था? शिक्षा का पुनर्गठन और शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया था। सॉरी, मैंने जल्दीबाजी में देखा नहीं है, इसमें नहीं दिया गया था, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में। जैसे मैंने भी मिस्टेक कर दी ना, मैंने आपको बता दिया इस तरह से, तो आप भी मिस्टेक कर सकते हैं। शिक्षा का पुनर्गठन, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, शिक्षा पर खर्च, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षकों को पर अधिक खर्च, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षकों पर अधिक खर्च पर जोर नहीं दिया गया था, बाकी इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की देखने की क्षमता है, तो वो है हमारी 20/70 से 20/200 कितनी है? 20/70 से 20/200 कितनी है? 20/70 से 20/200, ठीक है, आंशिक रूप से। और कम श्रवण बाधित बालक की सुनने की क्षमता है वो 35 से 51 डेसिमल कितनी है? 35 से 51 डेसिमल कम श्रवण बाधित की। और दृष्टिबाधिता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आंशिक दृष्टिबाधिता और गंभीर दृष्टिबाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता से तात्पर्य मानसिक कार्यों को ठीक ना कर, इसका राइट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देख लेते हैं हम। मानसिक कार्यों को ठीक से ना करना, निम्न स्तर की सामान्य बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यता औसत से कम, ठीक है। ये सारी क्या है, इनके अक्षमता से तात्पर्य हैं। बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 89 से कम होती है। कितनी होती है बुद्धि लब्धि? 89 से कम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता, पूर्ण रूप से जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2, 19 डेसिमल से ऊपर कितनी होती है? 19 डेसिमल से, सॉरी 19 मैं बोल रही हूँ, 90 डेसिमल से ऊपर। श्रवण बाधिता के लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं इसके लक्षण। धीमी गति से बोलना, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई और एकाग्रता ना होना, ये इनके लक्षण है। तो क्या है, आपको ऑप्शन में एक ही लक्षण दे सकता है, उसमें पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, कई बार ऑप्शन सेम होते हैं, क्वेश्चंस जो है वो घुमा दिए जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं जो है, भाषा का कम विकास, सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग, होठों की गतिविधि पर ध्यान, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मेलन UNCRPD की कौन सी सभा और कब स्वीकारा गया? तो हमारा ये कौन सी सभा, जो हमारा UN है, राष्ट्र संघ है, उसकी बहुत सारी सभाएं हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें से किस पार्ट द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर है महासभा द्वारा। और ये 13 दिसंबर 2006 को किया गया। याद रखेगा, UNCRPD कब आया था? 2006 में, 13 दिसंबर 2006 में। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 3 मई 2008 को। कब लागू किया गया था इसको? 3 मई 2008 को। और दिसंबर 2006 में UNCRPD आया था। नेक्स्ट है हमारा, UNCRPD जो है 2006 के, इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य क्या होंगे? उपरोक्त सभी। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं गौरव की रक्षा करना, ठीक है। मानव अधिकारों को प्रोत्साहन एवं इनकी रक्षा करना, विकलांग व्यक्तियों के समानता और अधिकार की कानूनी रक्षा करना, और समाज में समान भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ जिसमें इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो वो क्या है? RTE
2099 क्या है RTE 2009, जिसमें क्या है इसे एक क्या है मौलिक अधिकार बनाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भी एग्जाम्स के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके सीटेट वगैरह में, जो मैंने अभी आपको फुल वन लाइनर्स करवाए हैं, उसमें सीटेट वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आगे जो आप टेट के एग्जाम्स देंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके, तो याद कर लीजिएगा इन्हें अच्छे से। RTE 2009 से पहले RTE किस अनुच्छेद और किसके अंतर्गत रखा गया था? तो ये रखा गया था अनुच्छेद 41 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो शिक्षा का अधिकार था, मौलिक अधिकार से पहले से बनाने से पहले से किसमें रखा गया था? अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE एक्ट को कब लागू किया गया था? आपने अभी पढ़ा जो है उसको, RTE को 2009 में तो उसको बनाया गया था। उसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को, जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है। RTE के संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों है 86 में, 86 में संविधान संशोधन में। RTE 2009 के उद्देश्य नहीं है शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार होगा। शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, मध्याह्न भोजन की योजना, शिक्षा का निजीकरण। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा का निजीकरण। ये इसका उद्देश्य नहीं, बाकी ये सारे इसके उद्देश्य हैं, अच्छे से देख लीजिए। RTE पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? तो RTE पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे ऑप्शन नंबर 1 26 अगस्त 2009 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को विद्यालयों में प्रवेश के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था? RTE में कितने प्रतिशत? तो वो तो है ऑप्शन नंबर 3 25% सीट्स जो है वो गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स में रखी जाएगी फ्री एजुकेशन के थ्रू। RTE में शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? जो वित्तीय व्यवस्था है ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार व केंद्र सरकार की साझी जिम्मेदारी, दोनों मिलकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दोनों का इक्वल तो नहीं लेकिन फिर भी है, दोनों मिलकर पार्टिसिपेशन लेंगे। और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI कब पारित हुआ? तो 1992। ये कितनी बार रिवाइज हो गया है, मैंने 2 बार उसमें आपको बताया, क्वेश्चन में आ गया, तो आई होप आपको याद हो गया होगा, है ना। भारतीय पुनर्वास परिषद, इसकी फुल फॉर्म भी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको कब गया था? 1992 में। RCE को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसको मिला 1993 में, डेट 22 जून 1993, 22 जून 1993 इसको संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, संविधान में से ऐड किया गया। RCE में संविधान संशोधन कब हुआ? ये भी आपने वन लाइनर में भी मैंने पढ़ाया कि तो कब हुआ था? 2000 में। कब हुआ संशोधन? 2000 में। याद करते चलिएगा साथ के साथ। RCE का उत्तरदायित्व क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका उत्तरदायित्व क्या है? कोई संस्थान बगैर RCI द्वारा निर्धारित मानकों के विकलांगों को सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, उनको फॉलो करके ही कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या है सुविधाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट RCI की फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने आपको बता ही दिया, याद भी होगी, भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सलमान का बैठक कब और किस देश में हुई थी? तो 7 से 10 जून स्पेन में। ये वन लाइनर में भी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से 10 जून स्पेन में। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, 7 से 10 जून क्या है? स्पेन में हुई थी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितने प्रतिभागियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर 1 300 से अधिक प्रतिभागियों और 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने इसमें भाग लिया था। सलमानका की व्यवस्था किसने की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्पेन की सरकार, और यूनेस्को जो है यूएन का एक पार्ट है, तो यूनेस्को ने क्या है इन दोनों इसकी जो है व्यवस्था की थी इन्होंने। सलमान का विश्लेषण विवरण को क्यों तैयार किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, नीति, कार्य व इसका ढांचा तैयार करना, स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सलमान का किन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने समर्थन किया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी हैं, ये सारे होते हैं, तो ये इन्होंने किया, इसने यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP एवं विश्व बैंक इन्होंने समर्थन किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का एक शिक्षा अभिकरण होने के इसके उत्तरदायित्व। तो ये क्या है? एक ये सभी है, सबके लिए समान शिक्षा, इसकी ध्यान रखना कि सबको समान शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक संघ बनाना, और समावेशी शिक्षा के लिए सम्मेलनों को प्रोत्साहन देना कि समय समय पर क्या है उनके जो है
समावेशी शिक्षा का उसका और विकास हो सके, अच्छे सारे बच्चे उसमें जो है समावेशी शिक्षा ले सकें, विकलांग, तो इन सारी चीज़ों को रिलेटेड क्या है, सम्मेलन समय समय पर होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान का विवरण के द्वारा शिक्षा के प्रावधान, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी शिक्षा के क्या प्रावधान किए गए देख लेते हैं। किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, वशिष्ठ बालकों को नामांकन सामान्य विद्यालयों में, ठीक है, शिक्षा गारंटी की योजना के तहत घर में शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको याद ही हो गया होगा ये तो। एनईपी तो 2006 कब लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी 10 फरवरी को। कब लागू हुई थी, 10 फरवरी 2006, एनईपी जो है 10 फरवरी को लागू हुई थी, ठीक है। एनईपी 2006 का उद्देश्य था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उपरोक्त सभी असमर्थी बालकों व महिलाओं का पुनर्वास करना, बाधा मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा व अनुसंधान, ये क्या है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, देहरादून। राष्ट्रीय बाधित संस्थान देहरादून 1939, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून 1939। देख लीजिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं, दृष्टि किससे रिलेटेड, देहरादून, दृष्टि कहाँ है, देहरादून, दा से दृष्टि, दा से देहरादून, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, 1939। देखिए इसे देहरादून ना से खत्म हो रहा है ना, ये तो दो, इसके दोनों में क्या है, 19 ना से खत्म हो रहा है और 39 भी ना से खत्म हो रहा है। इजिली ट्रिक लाइन मिल गई ना, सडनली मेरे माइंड में आई तो मैंने आपको बता दी। देहरादून 19 और 39, ठीक है, नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के कितने भाग हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 6 भाग हैं। तो इसके भाग को आप देखना चाहें तो ये आप पढ़ लीजिएगा, विद्यालय विभाग, प्रशिक्षण विभाग, शोध विभाग, पुस्तकालय विभाग, सामग्री विभाग, सहायक सामग्री तथा सूक्ष्म शिक्षण विभाग, मनोवैज्ञानिक विभाग, विज्ञान विभाग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से बाधित बालकों के पुनर्वास के लिए संस्थान कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद 1968। इसके उद्देश्य क्या है, इसके सब होंगे उपरोक्त सभी उद्देश्य, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो उद्देश्य वगैरह, तो उसमें मोस्टली जो है आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। मानसिक मंदितों की प्रशिक्षण व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन, छोटे बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक निदान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, राष्ट्रीय मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए संस्थान कहाँ स्थापित है तथा इसकी स्थापना, तो इसका है जो संस्थान है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1984 सिकंदराबाद, राष्ट्रीय मानसिक बाधित संस्थान। जो हमारा मानसिक बाधित है वो क्या होगा, सिकंदराबाद। मानसिक सारा है ना, मानसिक सिक से सिकंदरा, सा सिकंदरा, ठीक है। मानसिक में क्या है, सिकंदराबाद, ऐसे रिलेट करके आप कर लीजिए, मानसिक सिकंदराबाद में 1984, तो क्या है, सिकंदरा, सिकंदरा रा से सिकंदराबाद 1984। 1984 संस्थान कहाँ स्थापित, इनमें बालकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपाधि व डिप्लोमा कोर्स, बालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके उद्देश्य क्या है, मंदित बाल के विकास के लिए शिक्षकों को, तो इसका सारे उद्देश्य हमारा उपरोक्त सभी, मानसिक बालकों के, ये पढ़ लिया हमने, मानसिक बालकों के विकास के लिए शिक्षकों को तैयार करना, मानसिक मंदिता के कारणों का पता लगाना, मानसिक बालकों की देखरेख व पुनर्वास, उपयुक्त सभी क्या है इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्थि बाधित संस्थान कब और कहाँ स्थापित हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1979 कोलकाता में। कहाँ, 1979 कोलकाता। अस्थि बाधित जो है कोलकाता में है, तो देखिए अस्थि बाधित कोलकाता, अस्थि बाधित कोलकाता, ताता दोनों को रिलेट कर लीजिए, ठीक है। अस्थि बाधित कोलकाता दोनों रिलेट हो रहे हैं ना, अस्थि बाधित कोलकाता 1979, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए संस्थान की स्थापना कब हुई, दिसंबर 1970 में मुंबई में। इसकी स्थापना कहाँ हुई है, दिसंबर मुंबई में, श्रवण बाधित संस्थान। यह है दिसंबर 1970 में मुंबई में। इसके लिए कोई ट्रिक मैं सोच रही थी लेकिन इसकी कोई ट्रिक
पता नहीं लग रही, आप खुद इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ तरह रिलेट करके। दिसंबर 1970 मुंबई में अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान ने कार्य आरंभ किया। इसने कब आरंभ किया था? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन 1975 ओल्ड टूर कटक में पुनर्वास प्रशिक्षण शोध कार्यक्रम ओल्ड टूर कटक। नेक्स्ट है, इसका निर्माण क्यों किया गया? तो इसका निर्माण किया गया शारीरिक रूप से बाधित के लिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। पुनर्वास परिषद नई दिल्ली 1986 में। इस परिषद ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर 2 1933 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी को डी के रूप में लिखना पढ़ना, वॉल्स को 100, 12 को 21 किस मंदता से संबंधित है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे इस तरह से प्रॉब्लम फेस करते हैं, डी बी को डी, वॉल्स को 100 देखते हैं, इस तरह से उनको लेटर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। वो एम को एन, डब्ल्यू को जो है एम, वो डब्ल्यू को एम, एम को डब्ल्यू समझने लगते हैं वो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इनको रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम होती है, जो आपने तारे ज़मीन पर मूवी भी देखी उसमें भी ऐसा दिखाते हैं। तो ये है हमारी डिसलेक्सिया होती है। ये भी सीटेट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर कौशल में सीखने से संबंधित विकलांगता को क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया। फाइन मोटर जो होती है ना, कौशल जो होती है लिखने वगैरह में, जो बहुत ज़्यादा बारीकी काम होते हैं, ठीक है, लिखना, कढ़ाई, बुना, इस तरह से इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारा डिस्प्रैक्सिया, राइटिंग वगैरह।